हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होने वाली है। 60 की उम्र तक जब तक आप पहुंचे या अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना हो, दोनों ही सिचुएशन में प्लानिंग कैसे करनी है आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पाराशर। पार्ट 1 आपके सामने, पार्ट 2 भी बहुत जल्द होगा, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब, वरना जो मैं वीडियो आगे डालूंगी वो कहीं गुम हो जाएगा, कहीं खो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए आज के पॉडकास्ट का पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। दर्शकों ने बड़ा प्यार भी दिया, कमेंट सेक्शन में बड़े पॉजिटिव कमेंट भी थे और मैं चाहती हूँ कि आज एक बार फिर से वो हो। कोई सवाल आपका है, शुरुआत करने के पहले ही कह देती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर सर बात करने वाले हैं, पूरा ये मानते हुए कि जो मेरा व्यूअर है या तो उसने रिटायरमेंट प्लानिंग की नहीं है, जिसने की है गलत की है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो उन सारी बातों पे आज आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन हाल ही में एक बात बहुत लोगों की नज़रों में आई कि मेट्रो सिटी में तो रहना ही बहुत कॉस्टली हो गया है। फिर लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम इन्फ्लेशन भी उसमें जोड़ दें तो अगले कुछ सालों में रिटायरमेंट के लिए मेट्रो सिटीज़ में 10 करोड़ रुपया भी कम पड़ेगा। क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो जो यंग ऑडियंस है, रिटायरमेंट प्लानिंग उन्हीं के लिए है। जो रिटायर हो गया वो प्लानिंग क्या करेगा? वो तो एक तरीके से जो कमाया है उसको कहाँ निवेश करना है कि उनका अगला लाइफस्टाइल अच्छा चलता रहे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ फॉर पीपल जो यंग हैं, 30, 40, 25 जो भी एज ग्रुप है वही प्लानिंग करेंगे, तभी अच्छी रिटायरमेंट होगी। दूसरा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, 90% व्यूअर्स के पास रिटर्न रिटायरमेंट प्लान नहीं होगा लिखित। सबने मानसिक रूप से कहीं ना कैलकुलेशंस कर रखी है कि रिटायरमेंट के बाद शायद इतना पैसा जुड़ जाएगा, लेकिन लिख के नहीं रखते, रिटर्न प्लान नहीं रखते। तो लिख अगर के रखना होता है। बिल्कुल, अगर आपके पास रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है तो अचीव कैसे करेंगे? आप क्या अचीव करेंगे? गोल ही नहीं है, प्लान ही नहीं है उसको अचीव करने का। तो अगर कहते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो अनलेस यू हैव अ रिटर्न रिटायरमेंट प्लान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिख के रखते हैं तो चांसेस है 90% आप अचीव भी कर पाएंगे। जब आपको गोल ही नहीं पता, आप उसे अचीव का रास्ता भी नहीं पता, तो कैसे अचीव करेंगे? क्या अचीव करेंगे यही नहीं पता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आर्थिक सलाहकार की मदद से एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं, जिसको अचीव करने के लिए आप अपने पूरा सामर्थ्य लगाएं। जो भी सेविंग्स हैं, जिस तरीके से आप जोड़ते हैं, खर्च करते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में करें। जहाँ तक की बात आपने बोला कि 10 करोड़ पर्याप्त है या ज़्यादा है, ये कम है, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेट्रो सिटीज़ में खर्चे भी ज़्यादा हैं, शो ऑफ भी ज़्यादा है, और आपके स्विगी, जोमेटो और दुनिया भर के जो हमने एडिशनल खर्चे जोड़ रखे हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रखी हैं। हाँ। तो कोई भी अमाउंट कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, में एक 30 साल का व्यक्ति है, मान लीजिए वो 60 साल में रिटायर होता है और उसका घर का खर्च आज 50,000 रुपये है। तो अगर 6% जो हम नॉर्मल इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, अगर कोई 6% इन्फ्लेशन से खर्चा बढ़ रहा है, तो उसको फ्यूचर में जब वो 60 साल का होगा तो 2,87,000 रुपये चाहिए होंगे जिस दिन वो रिटायर होगा। ये सेम 50,000 का खर्च, मतलब 5 गुना खर्च आपका बढ़ चुका होगा 30 साल बाद। तो उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए होगा? उसको अचीव करने के लिए चाहिए होगा करीब करीब 7 करोड़ 64 लाख रुपए, राइट? तो 7 करोड़ 64 लाख तो 10 करोड़ से कम है। हाँ। लेकिन क्या आपका महीने का खर्च 50,000 रुपये है आज? अगर आपका महीने का खर्च 1 लाख रुपए है तो ये वही सेम व्यक्ति डबल हो गया, तो आपको चाहिए 13.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे 10 करोड़ कम पड़ गए। तो मानना यह है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, 1 लाख कोई बहुत लेविश नहीं होता। हाँ। तो मेट्रो सिटीज में आपको 10 करोड़ कम पड़ेगा। आपको ज़्यादा जोड़ना चाहिए, कम से कम अगर 1 लाख सैलरी भी है तो कम से कम 50,000 रुपये जोड़ें, तब जाके आप एक अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जी पाएंगे। माय गॉड। लेकिन ये हम आगे बात करें उसके पहले मैं चाहती हूँ एक पोल में कर दूं अपने व्यूवर्स के साथ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रिटन रिटायरमेंट प्लान जिनके पास है, वो मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करी हुई है लेकिन लिखा नहीं है
तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बता दो कि हाँ जी रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर रखी है, बस लिखित में हमारे पास नहीं है। लेकिन वो कितने लोग हैं जिनके पास रिटर्न में है, मैं अब वाकई सर ये जानना चाहती हूँ आपके कहने के बाद। और 10 करोड़ रुपया कम है, ये अभी आपकी कैलकुलेशन से मुझे 1 लाख समझ के में आ लाइफस्टाइल गया। में बस, मतलब करीब 1 लाख रुपया भी महीने का खर्च है तो शायद कम पड़ेगा अगर 30 साल बाद आप रिटायर होते हैं। अब हम रिटायरमेंट पे आगे बढ़ें उसके पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर मेरी उम्र 40 साल है तो इस समय मेरे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, ये मानते हुए कि 25 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था और आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो आपके हिसाब से आइडल एक क्या सिचुएशन होती है? देखिए बिल्कुल सही बात है कि आप अगर सारा रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेशन होता है आपके खर्च से, आपका मंथली एक्सपेंस कितना है। तो मान लीजिए मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूँ, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए है तो उसको 200 से गुणा कर दीजिए, यानी कि आपके पास 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो आज आपका रिटायरमेंट प्लान ठीक है। लेकिन अगर आज रिटायर होते हैं, मान लीजिए आप 15 साल बाद 20 साल बाद रिटायर होते हैं, तो उसमें आपको इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा, तो यही 2 करोड़ हो सकता है 6-7 करोड़ रुपए हो जाए। तो आपको उस 6-7 करोड़ को अचीव करने के लिए उतने की आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि आप रिटायरमेंट के बाद वो गोल अचीव कर पाए। जो 60 की उम्र में रिटायर होना चाहता है वो अभी अगर 40 साल का है, अभी मैं अर्ली रिटायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ हाँ, तो वो अगर आप 40 साल का है और 60 में रिटायर होना चाहता है तो आपके अकॉर्डिंग कितना लमसम अमाउंट हो उसके पास? देखिए मैंने बिल्कुल जैसा कहा ना कि आपके मंथली एक्सपेंस पर डिपेंड करता है। हाँ। अगर आप मंथली एक्सपेंस को अगर आज 1 लाख है तो 2 करोड़ होना चाहिए, और 20 साल बाद अगर वो रिटायर होता है तो करीब करीब 4-5 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए, तब जाके आप ये वाला लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। इंक्रीज लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस नहीं ऐड कर रहा हूँ, आप जो दाल रोटी खा रहे हैं, जो बिजली खर्च दे रहे हैं, जो ट्यूशन फीस बच्चों की जा रही है, इसी खर्चों को अगर आप मान के चलें तो आपको कम से कम 4-5 गुना इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप ये गोल अचीव कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं शालिनी जी, नॉर्मली ज़्यादातर जो व्यूअर्स आपके वॉच कर रहे हैं, जब ऐसी कैलकुलेशन सुनते हैं तो वो थोड़े डर से जाते हैं या थोड़े होपलेस से हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं छोड़ो यार ये हमसे होगा ही नहीं। तो ये वाली जो सबसे बड़ी गलती है कि होगा ही नहीं, ये बड़ा आसान है। अगर आप आज से अपनी मंथली SIP शुरू कर दें या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दें तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ईजीली पॉसिबल हैं। बस डिपेंड करता है कि आप राइट एटीट्यूड रखें अपने खर्चों को लेके और अपने लाइफस्टाइल को लेके, तो ये सब चीज़ें बड़े आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने कहा वो व्यूअर जो आपको सुन रहा होगा वो होपलेस हो जाएगा। मैं थोड़ा और सच्चाई से आपको रूबरू कराऊं, मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर होंगे जो हम दोनों को गालियां देना भी शुरू कर देंगे कि ये तो हवा में बात कर रहे हैं, 14 करोड़ तो इनके लिए बड़ी आम बात हो गई है, ये तो मिडिल क्लास की बात ही नहीं करते हैं, 2 करोड़ तो सर ने ऐसे कह दिया कि 40 साल वाले के पास होना चाहिए, जैसे पेड़ पे पैसे उगते हैं, अरे 10-20 हज़ार वाला क्या करे। ऐसे लोग भी हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप थोड़ा हमें डिटेल में समझाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कैलकुलेट करने में फेल हो जाते हैं कि आज अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 1 लाख है तो 60 साल की उम्र में यही 1 लाख कैसे 5 लाख में बदलेगा, ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाते और इसीलिए शायद हम गड़बड़ा जाते हैं। तो अगर आपने ये कहा है कि 40 साल वाले के पास आज के समय में अगर 1 लाख का उसका खर्च है तो आप कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो आप थोड़ा इसको समझाइए कि आप क्यों कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर मैंने जैसे कहा 200 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया जो भी आपका महीने का खर्च है, मान लीजिए आप 2 करोड़ अगर बैंक में रखते हैं, और वैसे तो इसको कहते हैं कि आप 4% की विड्रॉल रेट रखना चाहिए जिससे कि आपका पैसा ग्रो भी करता रहे और आपका कॉर्पस कभी ख़त्म ना हो और आपके खर्चे भी चलते रहें। पर चलो 4% थोड़ा सा आइडियल है, 6% तक जा सकते हैं। अगर आपने 2 करोड़ रुपये रखा तो 6% ब्याज तो बैंक में भी मिल जाएगा आपको आराम से। तो आप 12 लाख रुपए आपको मिल गए, तो 1 लाख रुपए आपका महीने का एक्सपेंस आराम से अचीव हो गया। और अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ है ये 2 करोड़, तो ये भी ग्रो करना चाहिए 12% के हिसाब से। तो 6% आप विड्रॉ कर रहे हैं, 6% आपके कॉर्पस में ऐड होता जा रहा है, तो आपका कॉर्पस भी ख़त्म नहीं हो रहा और आपका लाइफस्टाइल रेगुलर इनकम भी आपको मिल रही है। तो जो 1 लाख का एग्जाम्पल आपने बोला, मैं दोबारा से बताता हूँ उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। 1 लाख पर मंथ एक्सपेंस है, 6% महंगाई, और मान लीजिए आप 60 पे रिटायर होते हैं तो आपको करीब करीब 5,75,000 रुपये चाहिए होंगे पर मंथ जिस साल आप रिटायर होंगे, और ये भी आगे बढ़ेगा। नॉर्मली रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए 100 साल तक, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि आपका जीवन 100 साल तक का है। अब एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है,
तो 70 to 73 तो एज पर सेंसस आ ही रहा है। तो चलो हम प्लानिंग कर लेते हैं 85 साल तक की, जो एवरेज आदमी लगता है कि 84-85 साल तक तो मैं जीऊँगा ही। और सिर्फ अपनी प्लानिंग नहीं करनी है, अपनी स्पाउस की भी प्लानिंग करनी है। एंड द रिसर्च सेज वुमेन आउटलिव मेन, तो औरतें जो हैं इंसान आदमी से ज़्यादा लंबा जीती हैं। तो आपको उसकी भी तो प्लानिंग करनी है कि आपकी जाने के बाद आपकी वाइफ भी कंफर्टेबल रिटायरमेंट जी सके, तो उस एज ग्रुप की प्लानिंग करनी है। तो 85 आप मान के जा सकते हो कि इतनी तो करनी ही चाहिए, राइट। तो 5,75,000 रुपये आपके हर महीने आपको खर्च चाहिए। और ये भी आगे महंगा, क्योंकि जब 60 के होंगे तो 5,75,000, 61 साल होंगे तो इसमें भी 6% आपको इन्फ्लेशन ऐड करनी पड़ेगी। मान लीजिए 5,90,000 हो जाएगा। तो ये 85 साल तक आपको खर्च चाहिए और आपकी इनकम नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको 13.5 करोड़ चाहिए। तो अगर आज आप 30 साल के हैं तो आपको करना क्या है, केवल 44,000 रुपये की SIP करनी है। 44 की भी नहीं कर सकते तो 25-30 जो भी आप कर सकते हैं, उसमें हर साल जब आपकी एनुअल इनकम ग्रो होती है तो स्टेप अप करते जाएं। तो जब आप स्टेप अप करते जाएंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग 30 साल तक आपको हेल्प कर रही है, तो भी आप 13.5 करोड़ के गोल तक आराम से अचीव कर पाएंगे। तो घबराने की बात ये नहीं है कि आज 44,000 नहीं है, आज आप 20,000 से स्टार्ट करें। और इसका एक थंब रूल है शालिनी जी, रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसपे आपको लोन नहीं मिलता। आपको कार पे भी लोन मिलता है, आपको घर पे भी लोन मिलता है, आपको आईफोन लेने पे भी लोन मिल जाता है, बाय नाउ पे लेटर जैसी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं कि आप खर्च करें, राइट। रिटायरमेंट में आपको लोन नहीं मिलता। तो ये तो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 25-30 साल बाद है। आप इसको टाल सकते हैं, इसलिए आप इसको टालते हैं और इसको सीरियसली नहीं लेते। और वो भी ऐसे देश में जहाँ पे अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो सोशल सिक्योरिटी कहाँ है, ना आपको अस्पताल का बीमारी का इलाज का पैसा मिलेगा, ना आपको आपके रहन सहन लाइफस्टाइल का पैसा मिलेगा। तो ये है तो कड़वा सत्य, करना तो आपको है ही। आंख बंद, कब तक आंख बंद करके रहोगे और कब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, फिर कभी करूँगा। ये जो फिर कभी करूँगा, जब इनकम बढ़ जाएगी तब करूँगा, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए दो चीज़ सबसे बड़ी खतरनाक है। एक है इन्फ्लेशन, जो सर मैंने आपको एग्जांपल बताया महंगाई का। दूसरा है मैं बाद में करूँगा, फिर कभी करूँगा जब इनकम बढ़ जाएगी। वो टाइम बहुत लेट कर देता है। और आपने देखा होगा अक्सर पार्क में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत ही मायूस से हैं, रिटायर्ड हैं, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि मतलब 65 साल में भी उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है, 70 साल में भी उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है ताकि घर का खर्च चलता रहे। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो 50-55 में रिटायर हो जाते हैं और सूटेड बूटेड रहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी आने वाले रिटायरमेंट लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, बागबान जैसी सिचुएशन नहीं लाना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आपकी जो भी सेविंग है, मान लीजिए आप 30,000 रुपये सेव करते हैं महीने का, 1 लाख सैलरी है, 30,000 रुपये सेव करते हैं, तो 15,000 रुपये आपकी रिटायरमेंट गोल के लिए जानी चाहिए। बाकी 15,000 और गोल्स के लिए जानी चाहिए, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है, चाहे वो आपका घर खरीदने का गोल है। तो 50% आपकी जो सेविंग है वो रिटायरमेंट के लिए होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप रिटायर होंगे 25, 30, 35, 40 साल रिटायरमेंट के बाद आप बिना इनकम के रहने वाले हैं। और आपसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे आपने कि बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया या वृद्ध आश्रम में है। और कुछ इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो अंतारा जैसी, देहरादून जैसी प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, पर इन्होंने भी खूब कमाया हुआ है और एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चे जो हैं 1-2 हैं और वो मान लीजिए बाहर सेटल हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको अपनी रिटायरमेंट खुद स्पॉन्सर करनी है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे आपका खर्च उठाएं, तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी सेविंग की 50% सिर्फ रिटायरमेंट के लिए जोड़ें। ये आपको एक ऐसा रिटायरमेंट लाइफ 25, 30, 40 साल देगी जिस लाइफ के लिए आप हमेशा से ख्वाब देखते रहें, सपने देखते रहें। और आपने देखा भी होगा, रिटायरमेंट वर्ड आते ही नॉर्मली दिमाग में क्या आता है कि मैं अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, या गार्डनिंग करूँगा, या मैं 4 धाम या वर्ल्ड टूर पे घूमने जाऊँगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये पैसा खुद ही स्पॉन्सर करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज से ही शुरू कर दें, जिस भी एज में है, चाहे आप 25 में नहीं कर पाए, 35 में है, 40 में है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे एक रिटायरमेंट की तरफ
लेके जाएगा। और मुझे लगता है हम सबको खुद ये सोचना भी चाहिए कि आज के 5 साल पहले आप जिस घर में रह रहे थे, तब उसका रेंट आप क्या देते थे, आज आप क्या रेंट देते हैं। हम लोगों के पिताजी दादाजी ये बताते थे कि हमारे ज़माने में तो देसी घी मिलता था ₹1.25 किलो, आज कितने का हो गया है। तो ये कहानियाँ आप भी ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएंगे कि हमारे यंग एज में देसी घी इतने का मिलता था, मकान का किराया इतना था और आज इतना हो गया है। तो इन्फ्लेशन एक कड़वी सच्चाई है जो हम सब जितना जल्दी मान जाए उतना अच्छा है। आईफोन, मुझे याद है सर, जो मैंने सबसे पहले आईफोन ख़रीदा था वो मुझे लगता है 30-35 हज़ार का मैंने लिया था और आज हम उसको 1.5 लाख का खरीद रहे हैं। मैंने 4S लिया था, मुझे याद है, जो सबसे पहला मेरा आईफोन था। तो ये 1.5 लाख का नहीं रहने वाला है कभी भी। बिल्कुल। आगे हमको इसको 3 लाख में ख़रीदना है और वो सब जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में होगा। अब मुझे ये बताइए कि 25 साल वाला कैसे कैलकुलेट करे कि रिटायरमेंट के समय मुझे कितना रुपया चाहिए, 35 साल वाला कैसे कैलकुलेट करे और 60 साल वाला कैसे कैलकुलेट करे, क्योंकि हम देखते हैं कुछ कैलकुलेटर भी इसके आते हैं। इन्फ्लेशन रेट सब अलग अलग बताते हैं सर। आप तो 6% आई गेस आपने बोला, लेकिन अगर मैं वास्तविकता बताऊं जो मैंने महसूस किया है तो वो 10% मैंने महसूस किया है। प्रॉपर्टी 10% से बढ़ती है, बच्चों की फ़ीस 10% से बढ़ती है, ज़्यादातर चीज़ें 10% के रेट से बढ़ रही हैं। तो क्या आइडल एक सिचुएशन होती है और मैं कैसे उसको कैलकुलेट कर पाऊंगी? देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस लेनी होती हैं और एजम्पशंस में, क्योंकि हमारा देश अब ग्रोइंग देश है, एमर्जिंग इकॉनमी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप्ड इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मॉडरेट होती जाती हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी मॉडरेट होते जाते हैं, इन्फ्लेशन भी मॉडरेट होती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा यूएस में 2-3%, जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ है वहाँ पे इन्फ्लेशन 2 या 3% रहती है। हमारे देश में 7-8% जो एज़ पर CPI जो गवर्नमेंट का डेटा आता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो 12 से 13% से ग्रो करते हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन भी 10 से 12% के स्पीड से ग्रो करती है। और इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आपने 10वीं क्लास में कितनी फ़ीस दी थी और आज के एक बच्चा जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है उसकी फ़ीस कितनी है, वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी इन्फ्लेशन है। बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस के लिए मेरे हिसाब से आप 6% से कैलकुलेट करते हैं तो, क्योंकि कई खर्चे आपके कम भी होंगे। सपोज़ जो आपने EMIs आज लगा रखी हैं वो आप नहीं चाहेंगे जब आप रिटायरमेंट पे पहुंचेंगे कि वो EMIs आपको देनी पड़ रही हैं, चाहे वो होम लोन है या कोई आपके और जो भी आपकी EMIs हैं, वो चाहेंगे 60 साल तक ख़त्म हो जाए, तो वो खर्चा आपका कम हो जाएगा। तो 6% का अगर आप इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, नॉर्मली तो 5% लेके चलते हैं, बट मैं 6% इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए प्लान गड़बड़ हो जाता है तो भी एक और प्लान है। अगर ज़्यादा पैसा हुआ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कम पैसा हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर 6% से आपने ज़्यादा जोड़ लिया तो भी वो आपका ही पैसा है और आप उसको ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो प्लानिंग हमेशा कंजर्वेटिवली होती है, प्लानिंग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लेके होती है। और प्लानिंग में ये मान के चलते हैं कि कुछ कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ब्लैक स्वैन्स आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी, वॉर्स जैसी चीज़ें आएंगी, उस समय महंगाई और तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन 10, 15, 20 साल की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 6% के हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तो आपकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट आसपास होनी चाहिए। और ये जो हमें ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलते हैं उनकी हेल्प लेके भी हम कॉर्पस निकाल सकते हैं कि हमारा कितना होगा। बिल्कुल। देखिए जैसा आपने बोला, कैलकुलेटर्स आपको, अगर आप 6 लिखेंगे तो वो 6 के हिसाब से मशीन में आप जो डालेंगे वो वैसा ही आउटपुट आपको देने वाला है। अगर आप 7 डालेंगे तो वो 7 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। बट 6% एक स्टैंडर्ड आप लेके चल सकते हैं। और 25, 35, 40 जो भी आपकी एज ग्रुप है, ऑब्वियसली आप जितनी यंग एज में स्टार्ट करेंगे उतना आप ज़्यादा कॉर्पस अचीव कर पाएंगे। जितना लेट एज में स्टार्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपकी बस निकल गई है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी इनकम भी बढ़ चुकी होगी, तो हो सकता है कि जो 25 साल वाले को 10-12 हज़ार की SIP करनी है, आपको हो सकता है 30-40 हज़ार की SIP करनी पड़े, बट आपकी इनकम भी बढ़ चुकी होगी। तो अगर आपने 40 हज़ार की SIP शुरू करी तो भी आप अपने गोल तक अचीव करेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य है वो अभी भी 20 साल का है और 20 साल में भी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलेगा। और हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट्स में आपने अच्छे रिटर्न्स लिए तो ऑब्वियसली आप अपना कॉर्पस भी ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। मतलब 40 साल वाला मेरा जो व्यूअर आपको देख रहा है वो ऐसा तो ना सोचे कि ओहो अब तो बहुत देर हो गई,
अब तो कैसे हो पाएगा, अब तो कम में ही वो गुजारा करना पड़ेगा, 40 की उम्र से भी अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो काम चलेगा? बिल्कुल, देखिए हमारे देश में जैसा हम चर्चा भी कर रहे थे, जो सरकारी लोग रिटायर होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, हाँ। उनका डे 1 से ईपीएफ कटना शुरू हो जाता है। तो जब वो 60 साल के रिटायर होते हैं, चाहे वो मतलब पुलिस में सिपाही भी है, तो भी उसको 2-3 करोड़ रुपया मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो रही है, चाहे वो 7-8% से ही हो रही है, लेकिन कब से 30-35 साल का पीरियड मिल गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी रिटर्न मिल रही है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना पैसा निवेश किया, इंपॉर्टेंट ये कि कितना टाइम दिया। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा असर करेगी और ज़्यादा कॉर्पस बनाने में आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आप 40 साल के भी हैं, जो अक्सर हमारे यहाँ होता है कि 27-28 साल में आपका विवाह होता है, फिर आपके बच्चे होते हैं, तब आप थोड़े से लाइफ को लेके, फाइनेंशियल लाइफ को लेके सीरियस होते हैं। क्योंकि जब आपने जॉब स्टार्ट करी होती है तो आपको कार भी खरीदनी होती है, ये बाइक भी खरीदनी होती है, और जैसा पहला आईफोन आपने खरीदा तो आपको कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर में कह लीजिए, या एक एस्पिरेशंस होती हैं यंग इंडिया की, कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो आपका कुछ समय उसमें निकल जाता है। बट जब आप 30-32-35 साल की एज में होते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, और वहाँ से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, बट अभी भी काफ़ी लंबा समय पीरियड है। आप अपना एक बड़ा कॉर्पस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और आपका ईपीएफ तो जुड़ना शुरू हो ही जाता है। थोड़ा सा आप और पैसा म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में एसआईपी करते हैं तो आपका एक कॉर्पस आराम से बन सकता है। सर ने पॉडकास्ट शुरू होने के पहले मुझे ये कहा था कि आपको क्या लगता है सरकारी नौकरी करने वालों को क्यों इतना पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके अंदर बाउंडेशन एक होता है कि वो उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन हम जहाँ भी प्राइवेट वाले इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे म्यूचुअल फंड है या कोई स्कीम है या बैंक में आपने पैसे डाल रखे हैं, तो क्योंकि लिबर्टी होती है कि जब मर्जी निकाल लो, जब मर्जी डाल दो, और पैसा पड़े पड़े तो दिखाई भी दे रहा होता है सर, पोर्टफोलियो में दिख रहा होता है ना कि अच्छा लगाया तो 10,000 था, हो गया 50,000, तो अरे वाह अब तो आगे नुकसान ना हो जाए तो निकाल लो। वो दिख भी रहा होता है ना पैसा, पीएफ वाला तो दिखता नहीं है सर किसी को। बिल्कुल सही कहा। आप गोल्ड कभी बेचने नहीं जाते बाजार में, हाँ। आप रियल एस्टेट खरीदते हो तो उसको भी 10-15 साल देते हो, लेकिन जो पैसा आप म्यूचुअल फंड से इक्विटी में डालते हो वो 6 महीने में आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हो। ज़्यादा बढ़ गया तो निकालने का प्रेशर आपके ऊपर है, मार्केट गिर गया तो भी आप निकाले जा रहे हो। तो जितना टाइम आप मार्केट में दोगे उतना आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा, जितना आप दूर रहो। और इसका सबसे बड़ा बेसिक रूल ये है कि आप पोर्टफोलियो देखना, साल में सिर्फ एक बार पोर्टफोलियो देखो, आप रोज रोज पोर्टफोलियो देखो ही मत। हाँ। और इसमें कोई इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा, बस। अब उसे बढ़ता है घटता है, जब बाजार गिरेगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जब बाजार बढ़ेगा तो आपका कॉर्पस बढ़ ही रहा है। तो लेकिन जितना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिठाई की दुकान पर जाओगे तो रसगुल्ला खाने का मन करेगा। हाँ। तो अगर आप जितना नहीं देखोगे पोर्टफोलियो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये फिडेलिटी की एक रिसर्च है। सबसे ज़्यादा पैसा जिन लोगों का ग्रो हुआ, पता लगा वो लोग अभी है ही नहीं, वो मर चुके हैं, क्योंकि वो पैसा पड़ा रहा, कंपाउंडिंग होती रही। तो उनके बच्चों ने जब कहीं जाके चेक किया तो देखा वो करोड़ों रुपए बन चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके उस पैसे को छोड़ दो, आप साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो। कोई स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है बहुत ज़्यादा 2-2.5 साल से, तो उसको निकाल दो, चेंज कर दो, अदरवाइज उसको ग्रो करने दो, और बल्कि स्टेप अप करते जाओ ताकि आपका पैसा तेज़ी से ग्रो। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं अब आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पिताजी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट किया करते थे, उस समय वो आपको कागज़ मिलता था कि ठीक है आपने इन्वेस्ट किया है। उस समय डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था, तो बहुत से कागज़ घर में ऐसे रखे हुए थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब तो ज़रूरी हो गया है, अब तो कंपलसरी है, आपको डीमैट अकाउंट खोलना ही है। उसके बाद भी बहुत से ऐसे शेयर्स थे जिसमें उन्होंने ऐसे पैसे लगाया था कि मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब बिल्कुल लास्ट डेट आ गई, ये आपका मैं 2017-18 की आपको बात बता रही हूँ कि नहीं अब तो ये तो लास्ट डेट है, इसके बाद तो वो आपका जो कागज़ है वो कूड़ा हो जाएगा, अब तो आपको डीमैट कराना ही है। तो उस वक्त हमने जब ढूंढा, घर से कहीं किसी ड्रॉर से निकल रहा है, कहीं किसी जगह से निकल रहा है, तो वो ऐसा था कि 80 पैसे में खरीदा हुआ शेयर था, और वो तो इस समय 200 का हो गया है, कोई 300 का शेयर हो चुका है। कुछ ऐसे भी थे कि कंपनी बंद हो गई थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ डूब भी गई थी, लेकिन ओवरऑल जब हमने देखा तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन वो कागज का टुकड़ा अगर पहले ही चला गया होता
और लिक्विडेट कर लिया गया होता तो फिर ये पैसा नहीं मिला होता। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि आप इंडेक्स फंड में लगाओ। इंडेक्स की सबसे ब्यूटी क्या है कि जो कंपनियां मार्केट कैप से कम होती जा रही है वो अपने आप इंडेक्स से हट जाती हैं। तो वो जो शेयर्स जो आपके बंद हो गई कंपनियां, वो कभी ऐसी आपके साथ ऐसा नुकसान होगा ही नहीं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव में लगा रखा है या इंडेक्स फंड में भी लगा रखा है, हाँ। तो इंडेक्स का एक नेचर है, मार्केट कैप के हिसाब से वो कंपनियां आती जाती रहती हैं, राइट। तो अगर कंपनी छोटी हो गई मार्केट कैप के हिसाब से तो वो इंडेक्स में है ही नहीं। हाँ। तो आपको ये रिस्क भी खत्म हो गया कि आपने वो जो शेयर जो आप कह रहे हो कि कंपनी खत्म हो गई वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अब तो और सुविधाजनक हो गया है। और अगर आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड में लगा रखा है तो फंड मैनेजर अपने आप पोर्टफोलियो चर्न कर रहा है, जहां वो देख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जहां पे ज़्यादा ग्रोथ आए, क्योंकि ज़्यादा एयूएम बनेगा तो उन्हीं एएमसी को फ़ायदा होता है, उन्हीं में ज़्यादा पैसा आता है, उनकी ज़्यादा फीस बनती है। तो आपको डबल फ़ायदा है अगर आप इंडेक्स या म्यूचुअल फंड के एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं बजाय इसके कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो आप मुझे कमेंट्स करके आप ये बताइए कि क्या आप अपना पोर्टफोलियो हर महीने रिव्यू कर रहे हैं, क्या कितने कितने दिन में आप रिव्यू कर रहे हैं, और पैसा डाल के क्या आप भूलने वाली कैटेगरी में शामिल हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग अभी तक अपनी नहीं की है तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जरूर उसकी शुरुआत हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप अगले पॉडकास्ट में।